अगला टॉपिक है मेंडल के प्रयोगों एवं निष्कर्षों। मेंडल के प्रयोगों एवं निष्कर्षों के असफलता के कारण। क्लियर? मेंडल ने जो प्रयोग किया वह जो है और निष्कर्ष निकाला वह असफल क्यों रहा। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में अपने प्रयोग को जिस पत्रिका में छापा था जिस पत्रिका में छापा था उसे उस समय के वैज्ञानिक बहुत कम ही वैज्ञानिक पढ़ते थे। बहुत कम वैज्ञानिक पढ़ते थे। दूसरा, मेंडल का विचार उस समय के वैज्ञानिकों के मेंडल का विचार उस समय के वैज्ञानिकों के समझ के बाहर था। तीसरा कारण रहा, मेंडल ने अपने प्रयोग में सांख्यिकी, मैथमेटिक्स कहते हैं, सांख्यिकी का बहुत अधिक प्रयोग किया था। सांख्यिकी का बहुत अधिक प्रयोग किया था। इसलिए बहुत से जीव वैज्ञानिक अर्थात मेंडल के प्रयोग ऐसे छोड़ दीजिए क्या था, और जीव वैज्ञानिक गणित में कम रुचि रखते थे। सन 1859 में डार्विन की एक पुस्तक आई थी, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक
origin of species, origin of species, जातियों की उत्पत्ति प्रकाशित हुई थी। जातियों की उत्पत्ति प्रकाशित हुई थी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति प्रकाशित हुई थी। और उस समय थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और उस समय थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बहुत अधिक चर्चा में था, बहुत अधिक चर्चा में था। मेंडल के शोध का कार्य स्तर बहुत ऊंचा था। मेंडल के शोध का कार्य स्तर बहुत ऊंचा। मेंडल के शोध का कार्य स्तर बहुत ऊंचा था। लोग उनके शोध को समझ नहीं पाए थे। लोग उनके शोध को समझ नहीं पाए थे। क्लियर? तो देख लीजिए, कह रहा है कि मेंडल के प्रयोग एवं निष्कर्षों के असफलता के क्या कारण है। मेंडल ने जो प्रयोग किया, किस पर अपना प्रयोग किया मेंडल ने अपना प्रयोग गार्डन पी पे किया। ठीक है, वैज्ञानिक नाम उसका है पाइसम सटाइवम। तो मेंडल ने जो मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, उस प्रयोगों का कह रहा है कि जो प्रयोग किया और जो उससे निष्कर्ष निकला, उसके असफलता के कौन कौन से रीजन थे। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि मेंडल जो था वो गरीब परिवार का था। सबसे पहली कमी तो ये थी। और जिस समय मेंडल क्या कर रहा था, अपने प्रयोग का निष्कर्ष उसने कहां पर, ब्रून हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया था, उसी समय डार्विन की एक पुस्तक निकली थी और उस पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और लोग सारे साइंटिस्ट जो है उसमें दिलचस्पी दिखा रहे थे। समझ रहे हैं ना? क्योंकि उस समय थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो था वो बहुत ज्यादा रूप से चर्चा में था। तो वहां पर सारे साइंटिस्ट, लोगों का सारा ध्यान जो है वो डार्विन की पुस्तक के ऊपर था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर था। इसलिए मेंडल का जो निष्कर्ष था वह हिट हुआ। सबसे बड़ा रीजन यह था। दूसरा रीजन यह था कि मेंडल ने अपने प्रयोग को जिस पत्रिका में प्रकाशित किया था उसे उस समय के बहुत से वैज्ञानिक, बहुत कम वैज्ञानिक पढ़ते थे। बात समझ में आ रही है? जिस मैगजीन के अंदर मेंडल के निष्कर्ष, प्रयोग और निष्कर्ष छपे, उस मैगजीन को बहुत कम ही वैज्ञानिक पढ़ा करते थे। तो सारे वैज्ञानिकों का ध्यान मेंडल के प्रयोग पे नहीं गया था। तो एक रीजन यह भी था। और मेंडल का विचार उस समय के वैज्ञानिकों की समझ से बाहर था। हमने आपसे कहा ना कि मेंडल ने जो थ्योरी दिया, उस थ्योरी की कैटेगरी क्या थी? बहुत हाई लेवल की थ्योरी थी। क्योंकि मेंडल जो है बहुत हाई लेवल की सोच रखने वाला साइंटिस्ट था। ये अलग बात है कि उसके मरने के बाद उसे फादर ऑफ जेनेटिक की उपाधि दी गई, लेकिन मेंडल की जो थ्योरी रही, अगर उस थ्योरी को आप देखेंगे तो उसे 16-17 साल बाद जिस चीज को खोजा जा रहा था, उसे 16-17 साल पहले मेंडल ने खोज करके रख दिया था। तो जो टाइम पीरियड रहा, जो समय का पीरियड रहा, उस समय से पहले मेंडल ने वह विचार प्रकट किए। तो इसीलिए लोगों की उसकी थ्योरी समझ में नहीं आ रही थी। तो वही कह रहा है कि मेंडल का विचार उस समय के वैज्ञानिकों के समझ के बाहर था। और एक रीजन था कि मेंडल ने अपने प्रयोग में सांख्यिकी का बहुत अधिक प्रयोग किया, मैथमेटिक्स का प्रयोग किया था। और जो जीव वैज्ञानिक थे वो मैथमेटिक्स में रुचि नहीं लेते थे। इसलिए जब
मेंडल की थ्योरी का निष्कर्ष उनके सामने आया तो उन्होंने उसमें रुचि नहीं दिखाई, उसको नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर पढ़ा होता तो फादर ऑफ जेनेटिक की उपाधि मेंडल को पहले मिल गई होती। तो चूंकि मेंडल की जो क्या थी, मेंडल का जो प्रयोग था, मेंडल का जो निष्कर्ष था, उसे पढ़ा नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ा गया? उसका एक रीजन यह भी था कि मैथमेटिकल चीजें किसने, मेंडल ने अपने प्रयोग में बहुत ज्यादा यूज की थी, इसलिए जीव वैज्ञानिक जो थे वो मैथमेटिक्स में रुचि नहीं दिखाते थे। तो एक चीज यह भी रहा। और फिर अगली चीज हमने आपको बताया था 1859 में चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक रिलीज हुई, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति, प्रकाशित हो चुकी थी। जिस समय मेंडल ने अपना निष्कर्ष निकाला था उसी समय जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हो चुकी थी, और उस समय थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बहुत अधिक चर्चा में था। तो सारे वैज्ञानिक, सभी लोगों का आकर्षण का केंद्र था। क्या आकर्षण का केंद्र रहा? मेंडल की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो चूंकि मेंडल जो डार्विन था वो प्रतिभावान साइंटिस्टों में से था, ठीक है ना। डार्विन ने 21 वर्ष की ही अवस्था में पूरे विश्व का भ्रमण किया था। बीगल नामक समुद्री जहाज पर बैठ करके उसने क्या किया था? सारे विश्व का भ्रमण किया था। और उसी में डार्विन ने देखा था टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन, कि मनुष्य क्या करता है? छटनी करने का कार्य करता है। मनुष्य अच्छे किस्म के बीजों को खेत में डालता है, अच्छे किस्म के जंतुओं को पालता है। तो डार्विन ने जो है सोचा कि अगर जो है मनुष्य छटनी करने का कार्य करता है तो निश्चित रूप से प्रकृति भी क्या करती है? छटनी करने का कार्य करती होगी। तभी उसने एक पुस्तक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। यह भी डार्विन ने लिखा था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो कह रहा था जिस समय मेंडल क्या कर रहा था? मेंडल अपने प्रयोगों का निष्कर्ष ब्रून हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी के सामने रख रहा था, उस समय क्या था कि डार्विन की पुस्तक छप चुकी थी और मार्केट में आ चुकी थी। तो अब सारे साइंटिस्ट उसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। सब लोग जो है वह ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे कि क्या डार्विन ने लिखा है। इसलिए मेंडल की थ्योरी जो थी वह हिट हुई थी। मेंडल के शोध का कार्य स्तर बहुत ऊंचा था, लोग उनके शोध को समझ नहीं पाए थे। क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि प्रयोग मेंडल का बहुत ज्यादा हाई लेवल पर था, उनकी जो थिंकिंग थी, जो सोच थी, जो विचार रहे वो बहुत हाई लेवल का था। तो उस टाइम के वैज्ञानिक जो थे उनके इस शोध को समझ नहीं पा रहे थे। यह भी क्या रहा? एक रीजन रहा मेंडल के प्रयोग और निष्कर्षों के असफलता के। क्लियर टू ऑल? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब उसके बाद है मेंडल के सफलता के कारण। मेंडल के सफलता के कारण। तो मेंडल के सफलता के निम्न कारण लिख सकते हैं। तो मेंडल के सफलता के कारण तो हम लिखेंगे सबसे पहले मैकेनिज्म। पहली हेडिंग इसमें आप डालेंगे कार्यविधि। कार्यविधि। तो पहला पॉइंट, मेंडल ने एक समय में एक लक्षण को लेकर, मेंडल ने एक समय में एक लक्षण को लेकर अपना प्रयोग किया था, अपना संकरण प्रयोग किया था, अपना संकरण प्रयोग किया। मेंडल ने एक समय में एक लक्षण को लेकर अपना संकरण प्रयोग किया। दूसरा पॉइंट, मेंडल ने अपने प्रयोग को दूसरी
मेंडल ने अपने प्रयोग को दूसरी, तीसरी तथा उससे आगे की पीढ़ी का अपने प्रयोग में दूसरी यानी F2 कामा तीसरी यानी F3 तथा उसके आगे की तथा उससे आगे की पीढ़ियों तक का अध्ययन किया। तीसरा पॉइंट, मेंडल ने अपने प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों मेंडल ने अपने प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों व आंकड़ों अपने प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों व आंकड़ों का पूरा रिकॉर्ड रखा। तथा उनके विश्लेषण का गहन अध्ययन किया। उनके विश्लेषण का गहन अध्ययन किया। चौथा, मेंडल ने अपने प्रयोग में केवल ऐसे पौधों का चुनाव किया जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे, जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे। उनकी पुष्टि के लिए मेंडल ने कई पीढ़ी तक स्वपरागण होने दिया और उनकी पुष्टि के लिए मेंडल ने कई पीढ़ी तक स्वपरागण होने दिया। अगला पॉइंट, मेंडल ने शुद्ध लक्षण वाले पौधों को अलग उगाया। मेंडल ने शुद्ध लक्षण वाले पौधों को अलग उगाया। मेंडल ने शुद्ध लक्षणों वाले पौधों को अलग उगाया जिससे उनमें किसी अन्य लक्षण का परपरागण द्वारा मिश्रण न हो। जिससे उनमें किसी अन्य लक्षण का परपरागण द्वारा मिश्रण न हो। स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए स्वपरागण की संभावना
को समाप्त करने के लिए, स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए इन्होंने कुछ लंबे तथा कुछ बौने पौधों के, इन्होंने कुछ लंबे तथा कुछ बौने पौधों के पुंकेसरों को काट दिया, पुंकेसरों को काट दिया। ये इनकी मैकेनिज्म थी, इसलिए इस पे चर्चा कर लेते हैं। मेंडल की सफलता के कारण, तो मेंडल के सफलता के बहुत सारे कारण थे। पहले कारण में कि उनका मैकेनिज्म, कैसा मैकेनिज्म रखा था मेंडल ने अपने प्रयोग का। मैकेनिज्म समझ रहे हैं ना, कार्य विधि, उनकी कार्यशैली क्या रही, ठीक है ना। किसी भी प्रयोग को करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी एक कार्यशैली बनाते हैं। हम कोई काम करते हैं तो उसकी एक योजना बनाते हैं ना। तो मेंडल का जो प्रयोग रहा, उस मेंडल के प्रयोग पर उनकी कार्य योजना क्या थी, उसी कार्य योजना के बारे में हम लोग जानेंगे। मेंडल ने एक समय में एक लक्षण को लेकर के अपना संकरण कराया था। संकरण समझ रहे हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया हो रहा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो कह रहा है, क्योंकि संकरण का मतलब होता है कि जब भिन्न भिन्न जातियों के नर और मादा को, संकरण का मतलब क्या होता है, संकरण का मतलब होता है कि एक तो संकर है और दूसरा है संकरण। आगे आप इसको समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए कि संकर और संकरण में क्या अंतर है। ये हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया कि जब भिन्न भिन्न प्रजातियों के नर और मादा को लैंगिक रूप से मिलाया जाता है, तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, कि एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया, तो लंबा पौधा क्या है, अलग प्रजाति का है, बौना पौधा अलग प्रजाति का है। तो दोनों का जब क्या करेंगे, संकरण कराएंगे, तो वह प्रक्रिया क्या हो गई, दोनों को जब लैंगिक रूप से मिलाएंगे तो वह प्रक्रिया क्या होगी, संकरण होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मेंडल ने एक समय में एक लक्षण को लेकर के अपना संकरण कराया था। मतलब कि एक लक्षण, जैसे एक लक्षण लंबाई का लक्षण है, ठीक, एक लक्षण बौनेपन का लक्षण है। तो मेंडल ने जब अपना प्रयोग किया तो उसकी मैकेनिज्म क्या थी, उन्होंने एक समय में एक लक्षण को लेकर के ही संकरण कराया। बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज, मेंडल ने अपने प्रयोग में दूसरी, तीसरी तथा उसके आगे की पीढ़ियों का अध्ययन किया था। एक दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, कई पीढ़ियों का अध्ययन किया। जैसे मान लीजिए कि मेंडल ने किस पर अपना प्रयोग किया, मटर के पौधे पे। तो मटर का पौधा उन्होंने लिया, एक पौधा लिया लंबा, एक पौधा लिया बौना। समझ रहे हैं ना। तो लंबा पौधा और बौना पौधा, ये क्या होगा, ये होगा पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन, इसको मानेंगे हम लोग क्या, पेरेंटल जनरेशन, क्योंकि ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन तो है इसको। तो अब क्या हुआ, एक पौधा लिया लंबा, एक पौधा लिया बौना। देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग में दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और उसके आगे की पीढ़ियों का भी क्या किया, अध्ययन किया। तो लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण कराया, तो क्या निकल करके आया, निकल करके आया यहाँ पर F2। क्या निकल करके आया, F1। क्या निकल करके आया, F1। अब F1 से जो, अभी तो हम क्लियर नहीं कर रहे हैं कि लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराएंगे तो क्या बनेगा, सबको पता है, हम लोगों को हाई स्कूल में थोड़ा बहुत चीजें हम लोग पढ़े हैं। लेकिन अभी इसको इस पे रखिए कि पहली पीढ़ी, फिर इससे जब इसका क्या कराएंगे, स्वपरागण या परपरागण कराएंगे, तो दूसरी पीढ़ी F2 निकल करके आई। फिर इसका कराएंगे तो क्या निकल करके आएगी, F3 निकल करके आएगी। फिर इसका कराएंगे तो क्या निकल करके आएगा, F4 निकल करके आएगा। समझ रहे हैं। तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने अपने प्रयोग को दूसरी, तीसरी तथा उसके आगे की पीढ़ियों का अध्ययन किया था। समझ गए बात, कि मेंडल ने जो अपना प्रयोग कराया, उन्होंने कई पीढ़ियों तक प्रयोग और निष्कर्ष निकाले थे और सबका आंकड़ा सुरक्षित करते गए थे मेंडल। ठीक, तो इनकी क्रियाविधि थी, मैकेनिज्म थी। जैसे आप कोई काम करते हो, तो कोई भी काम आप करते हो तो उसकी योजना तैयार करते हो कि नहीं।
अब कोई जो क्या होगा, एक ब्राइट स्टूडेंट होगा तो जब वो क्या करेगा, अपनी योजना तैयार करेगा पढ़ने के लिए, तो उसका क्या करेगा, एक खाका तैयार करेगा ना कि हम 1 घंटे फिजिक्स पढ़ेंगे, 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और कब से कब तक पढ़ेंगे, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ेंगे, 1 घंटे हम बायो पढ़ेंगे। लेकिन अब जैसे गबद्दुत टाइप का स्टूडेंट हुआ, वो जब मन कहे तब 1 घंटा 10 मिनट किताब खोली पढ़ ली, चल दे मस्त मौला टाइप के। लेकिन जब आप किसी भी काम को करेंगे तो उसके लिए एक योजना बनाएंगे, और योजना बना करके जब आप काम करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो मेंडल इसीलिए सफल रहा क्योंकि मेंडल की जो मैकेनिज्म थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो देखिए कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में दूसरी पीढ़ी यानी F2, F3 और F4, F5 कई पीढ़ियों तक का क्या किया, अध्ययन किया। मेंडल ने, अगला पॉइंट है, मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों व आंकड़ों का पूरा रिकॉर्ड रखा और उसके विश्लेषण का गहन अध्ययन किया। जैसे मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया, ये शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना है, तब उसने जब इसका संकरण कराया तब देखा कि F2 जनरेशन में कौन सा पौधा तैयार हो रहा है, उसका रिकॉर्ड उसने रखा। फिर उसने जब F2 जनरेशन से प्राप्त पौधों का स्वपरागण या परपरागण कराया तब उसने देखा क्या कि अब कौन से पौधे तैयार हो रहे हैं, उसका भी रिकॉर्ड रखा। फिर F2 जनरेशन के बाद जब परागण कराया तो फिर देखा कि किस तरीके के पौधे उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसका भी रिकॉर्ड रखा, उसका भी विश्लेषण किया। तो मेंडल ने जितने भी काम किए उसका जो निष्कर्ष निकला, उसके निष्कर्ष के बाद जो उसके आंकड़े आए उसका पूरा रिकॉर्ड रख करके मेंडल ने बहुत अच्छे ढंग से उसका विश्लेषण किया था। यह भी एक रीजन रहा मेंडल के सफलता के। समझ रहे हैं ना। अगला पॉइंट, मेंडल ने अपने प्रयोग में केवल ऐसे पौधों का चुनाव किया जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे, जो आनुवांशिक रूप से क्या थे, शुद्ध थे। तो देखिए शुद्ध लंबा पौधा लिया, शुद्ध बौना पौधा लिया, और आपको पता है ना कि शुद्ध लंबा है तो उसका क्या होगा, शुद्ध लंबा होगा तो शुद्ध लंबे पौधे होंगे, शुद्ध बौने से हमेशा शुद्ध बौने बनते हैं। बहरहाल अभी तो केवल इतना जानिए कि मेंडल ने अपने प्रयोग में केवल ऐसे पौधों का चुनाव किया जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे, और उनकी पुष्टि के लिए मेंडल ने कई पीढ़ियों तक उनमें स्वपरागण होने दिया। बात समझ रहे हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या किया कि हमेशा ऐसे पौधों का चुनाव किया था जो आनुवांशिक दृष्टि से क्या थे, शुद्ध थे, अर्थात शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे। अगला पॉइंट था कि मेंडल ने शुद्ध लक्षण वाले पौधों का अलग उगाया जिससे कि उसमें किसी भी अन्य लक्षण का परपरागण द्वारा मिश्रण ना हो। तो मेंडल ने जितने भी शुद्ध लक्षण वाले पौधे थे उनको अलग उगाया था जिससे किसी भी प्रकार से परपरागण की प्रक्रिया के द्वारा उसमें कोई मिश्रण ना होने पाए। अगला पॉइंट, स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए उन्होंने कुछ लंबे तथा कुछ बौने पौधे के पुंकेसर क्या कर दिए थे, काट दिए थे। समझ रहे हैं कि नहीं। स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए कि इन पौधों में स्वपरागण ना होने पाए। हमने आपको याद कीजिएगा पहले चैप्टर में बताया होगा, स्वपरागण बताया है ना कि स्वपरागण परपरागण क्या होता है। तो मेंडल ने क्या किया, स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए, जैसे ये कोई पुष्प है, ये क्या है, पुंकेसर है, यही तो पुंकेसर है। तो इस पुंकेसर को उन्होंने क्या किया था, इस कुछ लंबे पौधे के पुंकेसर कुछ बौने पौधों के पुंकेसर को काट दिया था। तो जब पुंकेसर ही कट जाएगा तब क्या होगा, स्वपरागण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो ये जो थी इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म, यानी कि मेंडल के सफलता का पहला कारण क्या था, मेंडल की कार्य विधि, कार्यशैली मेंडल की जो थी वह बहुत ही उचित थी, बहुत ही अच्छी थी, इसलिए मेंडल क्या रहा, सफल रहा। दूसरा रीजन क्लियर टू ऑल। दूसरा, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव। मेंडल द्वारा मटर
के पौधे का चुनाव। अब मेंडल ने कारण क्या रहा, नंबर 2 है, तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? लिख लीजिए, उद्यान मटर, गार्डन पी, पाइसम सटाइवम। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए गार्डन पी, गार्डन पी कोष्टक में लिख सकते हैं पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए क्या किया? गार्डन पी पाइसम सटाइवम को चुना। दूसरा पॉइंट, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। मटर का पौधा क्या होता है? 1 वर्षीय होता है। ठीक, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता था, आसानी से उगने वाला तथा आसानी से उगने वाला होता है, यह आसानी से उगाया जा सकता है। दूसरी चीज क्या है? इसकी आयु 3 से 4 माह तक की, इसी में लिख सकते हैं, इसकी आयु 3 से 4 माह तक की होती है। तीसरा पॉइंट, मटर की अनेक किस्में पाई जाती हैं। मटर की अनेक किस्में पाई जाती हैं। मटर की अनेक किस्में पाई जाती हैं जिनमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप, जिनमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप, अल्टरनेटिव फॉर्म, वैकल्पिक रूप अल्टरनेटिव फॉर्म देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। जैसे क्या? जैसे आपका क्या हो गया? लंबा व बौना, लंबा व बौना, लंबा व बौना। पुष्प का रंग, पौधे की लंबाई है, यहां पर लिख सकते हैं आप, जैसे पहला, पौधे की लंबाई कैसा था? लंबा और बौना। पुष्प का रंग कैसा था? बैंगनी व सफेद, बैंगनी व सफेद। बीज का आकार कैसा था? बीज का आकार कैसा था? गोल व झुर्रीदार आदि। तो देखिए अल्टरनेटिव फॉर्म में थे। अगला पॉइंट, मटर के पुष्प में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता था। मटर के पुष्प में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण
होता। मटर के पुष्प में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। पर परागण न होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार से पर परागण न होने के कारण इसमें किसी भी पर परागण न होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार की अवांछित जटिलता उत्पन्न नहीं होती थी। उसमें किसी भी प्रकार की अवांछित जटिलता उत्पन्न नहीं होती थी। किसी भी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं होती थी। मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है। अगला पॉइंट, मटर का पुष्प कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। अर्थात क्या होगा? नर और मादा एक ही में होते हैं। अर्थात नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। अर्थात नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। अर्थात ये उभयलिंगी यानी कि क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल उभयलिंगी होते हैं। अगला पॉइंट, स्वपरागण होने के कारण मटर के पौधे स्वपरागण होने के कारण मटर के पौधे स्वपरागण होने के कारण मटर के पौधे समयुग्मजी होते हैं। समयुग्मजी होते हैं। क्या होते हैं? समयुग्मजी होते हैं। अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पौधे पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पौधे पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पौधे इनके पौधों में शुद्धता के लक्षण, पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पौधों में शुद्धता के लक्षण प्रकट होते रहते हैं। शुद्धता के लक्षण प्रकट होते रहते हैं। अगला पॉइंट, मटर के पौधों में कृत्रिम परागण आसानी के साथ कराया जा सकता है। मटर के पौधों में कृत्रिम परागण आसानी के साथ कराया जा सकता है। कृत्रिम पर परागण द्वारा उत्पन्न पौधे संकर और जननक्षम होते हैं। कृत्रिम पर परागण द्वारा उत्पन्न पौधे
संकरण उत्पन्न पौधे, संकरण उत्पन्न पौधे संकर एवं जननक्षम होते हैं। कैसे होते हैं? संकर एवं जननक्षम होते हैं। क्लियर? एक पॉइंट और है, मटर के पौधे एक समय में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं। मटर के पौधे एक समय में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं। एक समय में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं, जिससे निष्कर्ष निकालने में आसानी होती है। निष्कर्ष निकालने में आसानी। बस, तो मेंडल के सफलता के कारण हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से कारण हैं। उसमें पहला हमने आपको पढ़ा दिया मैकेनिज्म में कि मैकेनिज्म क्या था। दूसरा, मेंडल द्वारा पौधे का चुनाव। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए गार्डन पी यानी कि पायसम सटाइवम। हमने आपको बताया था ना कि भैया मेंडल साहब जो रहे वो प्रयोग करे ऊपर गए रहे चूहे के ऊपर, लेकिन उन्होंने उनको चूहे में वो सारे लक्षण नहीं मिले, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपना प्रयोग गार्डन पी पर किया और अपना प्रयोग उन्होंने वियना में किया था। मेंडल की हिस्ट्री हमने आपको बताई थी कि मेंडल ने अपना प्रयोग जो है वो वियना में किया, वहीं पर वो पादरी के पद पर नियुक्त थे। तो अगर पूछा जाए कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था? गार्डन पी पे। बॉटनिकल नेम उसका है पायसम सटाइवम। क्लियर? तो मेंडल ने अपना प्रयोग जो है गार्डन पी यानी कि पायसम सटाइवम पर किया था। मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। मटर को उन्होंने चुना क्यों? तो यह भी मेंडल के सफलता का एक रीजन था, उनका चुनाव। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं ना कि आपका सिलेक्शन क्या है। जैसे कि मेंडल का सिलेक्शन क्या था? मटर था। तो उन्होंने मटर के पौधे का सिलेक्शन अपने एक्सपेरिमेंट में क्यों किया? क्योंकि जो उनको चाहिए था अपने एक्सपेरिमेंट में वो सारी चीजें मटर के पौधे में थी। मटर के पौधों में क्या था? विरोधाभास लक्षण थे और वही मेंडल को उन्हीं चीजों की आवश्यकता थी। तो अब हम आपसे बार बार इस बात को कहते हैं कि भैया चुनाव आपका है, जो आप चुनेंगे वही आप पाएंगे। अब लगाई देवो कहूं का लगाई दियो या बबूल का बीज, तो ओकरे बाद जन बा इंतजार करबो कि वो पार अमवा फरी तो हम खा, ऐसा तो होगा नहीं। तो देखिए, जो आप सिलेक्शन जो आपका होगा उसी सिलेक्शन के आधार पर क्या होगा? आपको चीजें मिलने वाली है। तो मेंडल ने क्या किया था? अपना सिलेक्शन मटर के पौधे पर किया। क्यों किया भैया? क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, यानी 3-4 महीने के अंदर होकर जीवन चक्र खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, मटर का पौधा आसानी के साथ उग जाता है और जब वह 1 वर्षीय होता है तो उसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन सुगमता के साथ किया जा सकता है। यही तो मेंडल ने किया कि कई जनरेशन अध्ययन कर रहा था ना। F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, F3 पीढ़ी, F4 पीढ़ी, कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। तो क्यों मेंडल ने मटर का पौधे का चुनाव किया? क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। तो 1 वर्षीय 3 से लेकर के 4 माह के अंदर क्या हो जाता है कि उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। तो अब कई पीढ़ियों तक उसका अध्ययन आसानी के साथ किया जा सकता है। तो वही चीज यहाँ पर हमने आपको लिखाया है कि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है
तथा आसानी से उगने वाला होता है। इसकी आयु 3 से 4 माह की होती है, जिससे कि कई पीढ़ियों तक इसका अध्ययन सुगमता और आसानी से किया जा सकता है। अगला पॉइंट, मटर की अनेक किस्में पाई जाती हैं, जिसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप अल्टरनेटिव फॉर्म देखने को मिलते हैं। यह कारण यह भी रहा मेंडल ने जो मटर के पौधे का चुनाव किया, क्योंकि मटर के पौधों में क्या था, अल्टरनेटिव फॉर्म था। जैसे लंबाई को लीजिए, लंबाई में लंबापन और बौनापन था, अल्टरनेटिव फॉर्म हुआ। ठीक, बीज का रंग देखिए, अल्टरनेटिव फॉर्म मिलेगा, कौन, गोल बीज और झुर्रीदार। देखे ना हो मटरवा, एक ठू मटरवा देखबो ऐसा गोल गोल होता है, नहीं हो, पियर पियर होता कि नहीं, अरे हरकियो गोल होता है, और एक ठू ऐसे का होता है, झुर्रीदार, ऐसे सिकुड़ा हुआ होता है, कहतीन नहीं, जो बात देहात में कहतीन ओका तरकरहिया मटर कहतीन कि नहीं। तो आपने देखा होगा कि इसके मटर की कई किस्में हैं। एक जो देहाती आदमी खेत में जो सब्जी वाला होता है, सब्जी वाला ना, तो कई किस्में हैं ना। तो कह रहा है कि इसमें जब बीजों में आप जाएंगे तो क्या होता है, एक गोल बीज होता है और एक झुर्रीदार बीज होगा। दूसरी चीज, पुष्प का रंग देखेंगे तो पुष्प के रंग में आएंगे तो वहां भी अल्टरनेटिव फॉर्म मिलेगा, एक बैंगनी पुष्प होगा और एक सफेद पुष्प होगा। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव अपने प्रयोग में इसलिए किया था क्योंकि मटर में यानी कि पाइसम सटाइवम के अंदर अल्टरनेटिव फॉर्म उपलब्ध थे। क्लियर हुआ, अल्टरनेटिव फॉर्म क्या हुए, लंबाई में आप चले जाइए, ठीक, रंग में आप जाइए, सब जगह आपको क्या मिलेगा, अल्टरनेटिव फॉर्म। अल्टरनेटिव समझ रहे हैं ना, वैकल्पिक रूप मिले, वैकल्पिक रूप उपलब्ध थे। अगला पॉइंट देखिए, मेंडल ने मटर के पुष्प में क्या था, प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता था। ठीक, नेचुरल तरीके से मटर के पौधे में स्वपरागण होता था। ठीक, पर परागण न होने के कारण उसमें किसी प्रकार की अवांछित जटिलता नहीं होती थी। मतलब अगर पर परागण की प्रक्रिया ना हो तो किसी प्रकार की अवांछित जटिलता भी नहीं देखी जा सकती थी। वह भी एक रीजन था मेंडल के मटर के पौधे का चुनाव का। अगला पॉइंट देख लीजिए, मटर का पुष्प दो लिंगी होता है। मटर का पुष्प क्या होता है, दो लिंगी। ऐसे पौधे जिनमें कि इतनी आप देखो आई रचनवा का हो भैया, एका कहथिन का हो, स्त्री केसर कहथिन, नहीं हो, जरा देखिएगा, एका बनाई दे हम करिया से, देखो ब्लैक से बना दे रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पुंकेसर। इस रचना को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और इस पूरी रचना को क्या कहते हैं, स्त्री केसर यानी जायान कहते हैं। ठीक, तो जिस पौधे में स्त्री केसर और पुंकेसर, ये पुंकेसर क्या है, नर भाग है, इसको क्या कहेंगे, ये मादा भाग है। तो अगर किसी पौधे में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं तो उसे दो लिंगी पौधा कहते हैं। मटर का पौधा क्या होता है, दो लिंगी होता है। तो चूंकि मटर का पुष्प जो है दो लिंगी था, अर्थात नर और मादा जन्नांग एक ही पुष्प में पाए जाते थे, अर्थात वे उभय लिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल थे, तो उसमें स्वपरागण, पर परागण और कृत्रिम परागण की प्रक्रिया आसानी से कराई जा सकती थी। स्वपरागण तो सेल्फ पॉलिनेशन तो अपने आप हो जाता था, लेकिन चूंकि उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों गैमेट थे, तो उसमें पर परागण और कृत्रिम परागण की प्रक्रिया आसानी के साथ कराई जा सकती थी। यही तो कारण था कि इन सभी लक्षणों के कारण मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे का चुनाव किया था। अगला पॉइंट देखिए, स्वपरागण होने के कारण मटर के पौधे क्या थे, समयुग्मजी। ठीक, दो चीज होता है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। समझत हो कि नहीं, कैपिटल टी आगे आपको बताएंगे, स्मॉल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी। ये चीजें आपको आगे बताने वाले हैं कि समयुग्मजीय क्या होता है और विषम युग्मजीय क्या होते हैं, क्योंकि जब आप मेंडलिज्म पढ़ोगे तो मेंडलिज्म पढ़ने से पहले मेंडल की शब्दावली हम लोग पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें अभी नहीं क्लियर हो पा रही हैं, तो जब आप मेंडल में उनकी शब्दावली पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगी आगे। अभी तो आप ये जानिए कि कह रहा है कि स्वपरागण होने के कारण मटर के पौधे समयुग्मजीय होते थे, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पौधों में शुद्धता के लक्षण प्रकट होते गए। क्योंकि पौधे क्या हुए, समयुग्मजीय हुए, इसलिए F2 जनरेशन F3 जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो गया, शुद्धता का लक्षण दिखाई देता चला गया। यह भी एक रीजन था। अगला पॉइंट है मटर के पौधों में कृत्रिम परागण आसानी के साथ कराया। हमने आपको पहले बता दिया कि चूंकि दो लिंगी है तो अब कृत्रिम परागण पर परागण आसानी के साथ कराया जा सकता है, और कृत्रिम परागण द्वारा उत्पन्न पौधे संकर एवं जननक्षम होते हैं। तो संकर मतलब जानते हो ना, मतलब कि जब हमने आपको बताया कि जब क्या किया जाए, दो विपरीत लैंगिक, तो विपरीत नर और मादा को अगर लैंगिक रूप से मिलाया जाता है तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं। इससे उत्पन्न जो संतान होगी उसे संकर संतान कहेंगे। समझ रहे हैं ना। तो वही चीज कह रहा है, कृत्रिम परपरागण द्वारा उत्पन्न पौधे का संकर और जननक्षम होते हैं। मटर के पौधे एक समय में अनेक बीज, मटर देखे हो, मटर का पौधा जो दिखा रहे पॉट, आपको याद कीजिए, याद आया, देखत हो कि नहीं, एक समय में क्या होंगे, अनेक बीज देते हैं। क्लियर। तो मटर के पौधे एक समय में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं जिससे कि निष्कर्ष निकालने में आसानी होती है। तो यह जो सारा रीजन रहा, इसी रीजन के कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव अपने प्रयोग में किया था। क्लियर। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिलेक्शन ऑफ पी, जो मेंडल ने सिलेक्शन ऑफ पी किया, मटर के पौधे का चुनाव किया, तो क्यों किया, वाई, उसका रीजन बताइए। तो ऐसे उंगली गिन लियो, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, क्योंकि मटर का पौधा एक वर्षीय था, ठीक, यानी कि 3 से 4 माह के अंदर उसका जीवन चक्र खत्म हो जाता था, समाप्त हो जाता था, अर्थात कई पीढ़ियों तक उसमें सुगमता से उसका अध्ययन किया जाता था। दूसरी सबसे बड़ी चीज थी कि मटर के पौधों में क्या था, अल्टरनेटिव फॉर्म पाया गया था। समझ गए ना, जैसे लंबाई में लंबापन, बौनापन, जैसे कि पुष्प का रंग बैगनी और सफेद, जैसे कि बीज की आकृति क्या था, गोल और झुर्रीदार, और सबसे प्रमुख रीजन था कि मटर का पौधा दो लिंगी होता, जिसमें कि नर और मादा एक ही में पाए गए, यानी कि स्त्री केसर और जायांग एक ही में पाए गए। तो इसमें पर परागण की क्रिया और कृत्रिम परागण की प्रक्रिया आसानी के साथ कराई जा सकती थी। यही सब रीजन था कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का सिलेक्शन किया था। क्लियर टू ऑल। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे आपसे बायो क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।